खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। समीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहाँ बात हम शुरुआत करेंगे सरहद से, वहीं पर आपको वज़ीर ख़ारिजा की भी बात बताएंगे, मुल्क के अंदर सियासत की भी बात करेंगे। और जब यूनियन टेरिटरी यानी मरकज़ी मानत वाली रियासत जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि पिछले 72 घंटों के दौरान सूरत हाल किस तरीके से तब्दील हो रही है, कहाँ कहाँ पर छापामारियाँ हो रही हैं और क्या कुछ ग्राउंड ज़ीरो पर चलाने की कोशिशें की जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के 2 बड़े फैसले भी सामने आए हैं, उसके पस मंज़र में भी गुफ्तगू करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टर से भी ज्वाइन करेंगे, उनसे मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और 9:40 पर हमारी फ़ोन कॉल के लिए नंबर खुल जाएंगे। आप फ़ोन कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करिएगा। हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक सुनहरी मौका आपके पास है। 9:40 से 10 बजे तक फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आप अपनी बात रख सकते हैं। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर की असल हकीकत जा सके। तो जनाब बढ़ते हैं आगे और आपको मिलवाते हैं श्रीनगर दिल्ली स्टूडियो में। मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुछ। बहुत शुक्रिया गौहर ज्वाइन करने के लिए। और हस्बे वादा अपने नाजरीन के लिए आज सबसे पहले माजी के अंदर क्या कुछ है और माजी में आज के दिन में कुछ अहम बातें बताइएगा हमारे नाजरीन को। और जब ये बातें हम उनको बता रहे होंगे तो हमें उम्मीद है कि वो चाय की चुस्कियों को भी लेंगे और माजी को भी याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तारीख में आज के दिन के हवाले से। और आज के दिन की अगर हम बात करेंगे 10 अक्टूबर आज ही के दिन 2005 में एंजेला मर्केल जर्मनी की पहली खातून चांसलर बनी। और आज ही के दिन 10 अक्टूबर 1990 अमेरिका का 67वां इंसानी खलाई मिशन जसपुरी पर 11 खला से वापस आया था, वो आज ही का दिन था। और आज ही का दिन 1986 सैन सलवाडोर में 7.5 की शिद्दत के जलजले से तकरीबन 1500 लोग जाम बहक हुए थे। और आज ही के दिन यानी कि 10 अक्टूबर 1970 में फिजी ने आज़ादी हासिल की है। और आज ही के दिन 10 अक्टूबर 1964 टोक्यो में हुए ओलंपिक दूरदर्शन पर नशर किया गया। और आज ही के दिन 1942 में सोवियत यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सफारती ताल्लुकात की शुरुआत की है। और आज ही के दिन 10 अक्टूबर 1906 में मारूफ नावल निगार R.K. नारायण की पैदाइश भी हुई है। तो आज के दिन की शुरुआत आज की तारीख के पस मंजर से हमने आपको बताया कि आज के दिन के हवाले से यानी कि 10 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है। अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत करेंगे आज की खबर का। चलिए खबरनामे की ओर चलते हैं और आपको एक एक करके सारी खबरें सुबह सुबह बताते हैं। जब आप घर के अंदर बैठे हैं, अपने अहल-ए-याल के साथ बैठे हैं, तो आपको न सिर्फ देश दुनिया की खबर बताएंगे बल्कि मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, सियासत, सकाफत और माइशत के मैदान में उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करते हैं जी सरहद से, क्योंकि सरहद पर आज का दिन इंतहाई अहम है। क्योंकि भारत और चीन के दरमियान एक बार फिर आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और 13वें दौर के मुज़ाकरात के लिए आज का दिन तयन किया गया है। और सुबह 10:30 बजे यानी अब से कुछ वक्फे के बाद 10:30 बजे लद्दाख में एक बार फिर सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इस बार बातचीत इस पार नहीं बल्कि सरहद के उस पार यानी चीन के हिस्से के अंदर होगी। और चुशुल मोल्डो का मकाम तय किया गया है जहां पर यह बातचीत होगी 10:30 बजे। 13वें राउंड की कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आज होगी। और ये 13th कॉन्फ्रेंस जो है 13th राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो चलेगी, जो मीटिंग चलेगी, इस पर काफ़ी कुछ उम्मीदें वाबस्ता की गई है। आपको याद होगा कि ये जो मुज़ाकरात है इससे पहले 12 राउंड्स हुए थे और उसमें डिसएंगेजमेंट का मामला आगे बढ़ा था साउथ बैंक, पैंगोंग सो TSO के आसपास, गोगरा पोस्ट के आसपास। लेकिन उसके बाद जो आगे बढ़ने वाली बात थी वो हॉट स्प्रिंग का था और आसपास के इलाकों के अंदर का मामला था। ताहम लगातार मशावरत और मीटिंग के बावजूद भी उसके बाद इसमें कोई पेशकदमी नहीं हुई है। और माना जा रहा है कि अब की बार जिस तरीके से दोनों
दोनों अफवाज ने अपनी तैयारियां की हैं और पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया जब दोनों लोग आमने सामने। तो इस वक्त जो मुज़ाकरात होने हैं चीन की साइड से चुशुल मोल्डो के मुकाम पर जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर होगा। तो भारत की क़यादत जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेमन करेंगे जो कमांडर है लेह बेस के, और मेजर जनरल ल्यूलिन जो कमांडर है साउथ जिंगजैंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के, वो वहाँ से होंगे और मुज़ाकरात सुबह 10:30 बजे आज शुरू होंगे। और ये मुज़ाकरात कब हो रहे हैं? जब आपको याद होगा कि तैवान और अरुणाचल प्रदेश ये जो मामला है वहाँ से भी क्या कुछ खबरें गुज़श्ता दिनों आई थी अरुणाचल प्रदेश से कि किस तरीके से 100 से ज़्यादा PLA के फौजी इस पार आए और चहलकदमी करते बाद में वो वापस भी गए, जिस तरीके से दफ्तर खारजा का बयान आया है। और उसके बाद जिस तरीके से हमने बॉर्डर एस्टेब्लिशमेंट्स देखे हैं लद्दाख के उस वाले साइड पर जहाँ पर चीन PLA की सरगर्मियाँ बढ़ रही थी, ड्रोन के ज़रिए से नज़र रखने की कोशिशों की भी खबरें सामने आई, एयरपोर्ट बनाने की खबरें सामने आई, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट को तेज़ किया गया था। उस बीच आज की मुज़ाकरात को इंतहाई अहम जो है वो माना जा रहा है, जो सुबह 10:30 बजे आज शुरू होगी। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल नरवणे साहब का भी बयान सामने आया है और जनरल नरवणे का बयान इंतहाई अहम है क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है उससे इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि इन अयाम सर्दी में जो आने वाली सर्दियां हैं इसमें भी चीनी फौजी उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से इससे पहले 1 साल थे, यानी लास्ट ईयर विंटर में जिस तरीके से लगता है इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन भारत की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। टैंक से लेकर जितना भी साजो सामान वहाँ रखने की ज़रूरत थी उसे रखा गया है और एयरफोर्स और ज़मीनी फौज जो है वो लगातार आपस में तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और गहरी नज़र इस पूरी बॉर्डर पर रखी जा रही है। ताहम आज सबकी नज़रें इस बॉर्डर पोस्ट पर रहेंगी, चुशुल मोल्डो के मकाम पर रहेंगी, जहां पर सुबह 10:30 बजे मीटिंग का आगाज़ होगा और जो भी कोई ब्रेक थ्रू होगा गुलिस्तान न्यूज़ आपको ज़रूर ग्राउंड ज़ीरो से अपडेट करेगा। तो फिलहाल आज की बड़ी खबर कि आज भारत और चीन के दरमियान, चीनी फौजियों के दरमियान एक बार फिर 13वें दौर की बातचीत होनी है। 12 के जो हुआ था, 12 तक जो मीटिंग्स हुई थी उसमें डीएस्केलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद मुसलसल ये मामला रुका है और अब देखना होगा कि आज की मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा। तो ये तो थी बात जनाब सरहद की, लेकिन सरहद के उस पार एक और खबर भी आपको बताते हैं और गौहर कुछ आपको बताएंगे कि भारत के अंदर फंसे अफगानियों को राहत मिली है और राहत कैसे मिली है, डिटेल के साथ यहाँ बात करेंगे हम अफगानिस्तान के हवाले से, जहाँ भारत से अफगान शहरियों की वापसी का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका और अफगान सफीर की ज़ाती मुदाखलत के बाद ये मुमकिन हुआ है। ईरान के रास्ते से अफगान शहरी अपने वतन वापस पहुँचे थे, जो भारत में थे या दीगर कई मुल्कों में थे अफगान शहरी, उन्हें वापस अपने वतन भेज दिया गया। ईरान के रास्ते से जो पहली फ्लाइट कल वहाँ पर पहुँची उन्हें वतन वापस भेज दिया और पाकिस्तान हाई कमीशन ने अफगानियों की मदद नहीं की। ये सफीर का कहना है, जो अफगान सफीर है उनका कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों को वतन वापस भेजने के लिए कोई मदद फराहम नहीं की गई है। लेकिन भारत की मदद से, ईरान की मदद से जो बैरून मुल्कों में अफगान शहरी थे उनकी वतन वापसी मुमकिन हुई है। उनकी ज़ाती जो अफगान सफीर है उनकी ज़ाती मुदाखलत के बाद उन्हें वतन वापस भेज दिया गया। भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा अफगानी हैं जो उस वक्त यहाँ पर थे 15 अगस्त को, या तो इलाज मुआवजे के लिए आए थे या किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे और उसके बाद लगातार वो कोशिश में थे कि वो वापस जाए। और अब जो खबर सामने आ रही है कि अफ़गान बाशिंदे जो मुल्क के अंदर मौजूद थे, भारत के अंदर मौजूद थे, कमोबेश 106 अफ़गानी जो भारत के अंदर 15 अगस्त से मौजूद थे और मुकम्मल तौर पर वापस जाना चाहते थे और उनने काफ़ी कोशिशें की थी। उनकी कोशिशें उस वक्त रंग लाई जब ईरान ने हेल्पिंग हैंड दिया और वहाँ के ज़रिए से वो अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। सफ़ीर जो अफ़गानिस्तान के दिल्ली के अंदर है, उनका मानना है कि हमने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ भी बात की, कुछ और मुल्कों के सफ़ीर के साथ भी बात की ताकि अफ़गान शहरी जो है वो वतन वापस जा सके, लेकिन कोई मस्बत जवाब नहीं आया। लेकिन ईरान ने दरवाज़े खोल दिए जिसके बाद से ही ये मुमकिन हो सका कि
कि शहरी जो यहाँ पर दरमानदा थे वो वापस चले गए। अफगान एम्बेसडर जो इस वक्त यहाँ दिल्ली के अंदर मौजूद है, उनका मानना है कि एम्बेसी की तरफ से लगातार कोशिशों के बाद महान एयर फ्लाइट जो ईरान एयरलाइंस की है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रवास भरी दिल्ली से, जिसमें 100 से ज़्यादा 106 के करीब अफगान शहरी जो है वो वतन वापस चले गए। इधर माना जा रहा है कि 1000 के करीब लोग अभी भी है जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी हैं और जो वापस जाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से आपको ये भी बताते चले, याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत तालिबान इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर DGCA को एक ख़त रवाना किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है और तमाम तर सिक्योरिटी गियर्स और गैजेट्स वहाँ पर मौजूद है। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सफरी पाबंदियाँ अभी तक है उसको ख़त्म करके सफ़र करने की इजाज़त दी जाए और वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भेजा जाए। लेकिन अभी तक कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं हुआ है। सिर्फ अमेरिका और चंद मुल्कों के जहाज़ जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, और अब भारत से ईरान का जो जहाज़ चला गया था उसमें भी अफगान शहरी जो है वो चले गए। तो अफगानिस्तान के हवाले से ये खबर थी। अब ज़रा दिल्ली की भी बात आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली की सियासत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और दिल्ली के अंदर लोकसभा चल रहा है और लोकसभा के यानी पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटियां बनाई जाती है और उन स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन काफ़ी पावरफुल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सियासत इस पर होती है। और इस बार भी पार्लियामेंट में कई कमेटियों के चेयरमैनों का ऐलान कर दिया गया है स्पीकर की तरफ से, और इसमें अक्सर कमेटियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जोली में चली गई है। लेकिन कुछ अहम पैनल्स जो हैं, की पैनल्स अगर बीजेपी के पास चली गई हैं, लेकिन कांग्रेस भी कई पैनल्स को हेड करेगी। एक पैनल जो होम मिनिस्ट्री का पैनल है, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल होम अफेयर्स, उस का जो हेड होंगे वो कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा दोबारा मुंतखब किए गए हैं। लगातार बीजेपी के कुछ लीडरों की तरफ से एतराज़ भी किया गया था, लेकिन स्पीकर ने उसको दरकिनार करते हुए आनंद शर्मा को वहां पर कमेटी का हेड नामजद किया है होम डिपार्टमेंट के लिए, होम अफेयर्स के लिए। इसी तरीके से जयराम रमेश जो होंगे वो पैनल करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के लिए। पहले भी ये वजीर रह चुके हैं इसी चीज़ का और इसका बड़ी महारत इनको इसमें है, इसलिए इनको इसी में चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया है। इसके साथ साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को डिफेंस कमेटी का रुकन बरकरार रखा गया है। सुशील मोदी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और डिप्टी CM बिहार के रह चुके हैं, उन्हें स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस का चेयरमैन नामजद किया गया है। शशि थरूर को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा था और बीजेपी की कुछ मेंबरों की तरफ से ज़बरदस्त मुखालफत थी कि उसको रिप्लेस किया जाए, लेकिन वो कंटिन्यू करेंगे जी पार्लियामेंट्री पैनल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए कमेटी के चेयरमैन के, जो दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है और विद इन द 3 वीक्स टाइम ये दोबारा सारी कमेटियां जो है वो तश्कील दे दी गई है और की पैनल जो है वो बीजेपी के पास रहेंगे। कुछ अहम पैनल जिनमें वजारत दाखिला का पैनल है वो चला गया है जी कांग्रेस के पास, साइंस टेक्नोलॉजी का कांग्रेस के पास है, और डिफेंस के अंदर भी जब आप कमेटी को देखेंगे तो राहुल गांधी का नाम कंटिन्यू वहां पर आपको दिखेगा। तो हाउस कमेटियों का नाम ऐलान कर दिया गया है और इन कमेटियों के नाम ऐलान होने के बाद अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट्स गुज़श्ता साल का आएगा उसमें क्या कुछ लिखा होगा। तो सियासत तेज है जी, कमेटियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है स्पीकर की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, बात जरा करते हैं एक और बड़ी खबर की, और बात आपको बताते हैं डॉक्टर जयशंकर की, जो 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। जहाँ बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर 3 रोज़ा दौरे पर आज से वो रवाना हो चुके हैं और जयशंकर आज किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया का दौरा कर रहे हैं। ये मान लीजिए दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं जब से तालिबान हुकूमत वहाँ पर आई है, उसके बाद ही ये डॉक्टर जयशंकर का आर्मेनिया का पहला दौरा होगा और साथ ही साथ जो किर्गिस्तान या कजाकिस्तान ममालिक है वहाँ पर ये भी अहम माना जा रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल है। और जो मुलाकात का जो एजेंडा होगा वो सबसे अहम एजेंडा होगा अफगानिस्तान को लेकर और अफगानिस्तान में हालात जो बने हुए या जो वहाँ पर अक़लियती के लोग हैं उनको लेकर ये बड़ा
अहम माना जाता है जो सूरत हाल बनी हुई, और साथ ही साथ भारत और इन ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन पर भी गुफ्तगू होगी, उन पर भी बातचीत होगी। इस दौरे को बड़ा अहम माना जाता है। डॉक्टर जयशंकर 3 मुल्क की दौरे पर रवाना हो गए। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मीनिया का दौरा होगा और आर्मीनिया के लिए पहली बार भारत के वजीर खारजा जा रहे हैं। और आर्मीनिया 12 अक्टूबर के बाद जो सूरत 12 अक्टूबर को आर्मीनिया के अंदर वो मौजूद होंगे, जहां पर वो पहली बार एज अ फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर जाएंगे। और आज़ाद आर्मीनिया के लिए भारत के किसी बड़े आदमी या फॉरेन मिनिस्टर का ये पहला दौरा है, ये कहा जा रहा है। और 11 तारीख को कजाकिस्तान के अंदर CICA की 6th जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें भी शिरकत करेंगे डॉक्टर जयशंकर, क्योंकि ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, तो इसको काफ़ी जावियों से इस मीटिंग को जो है वो देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल के बीच ये दौरा भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो इसके बाद चलते हैं जी आगे, जरा बात आपको उत्तर प्रदेश की भी बताते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गुज़श्ता दिनों जो हादसा पेश आया जिसमें 8 लोगों की मौत वाक़या हुई, और उसके बाद किसानों और सरकार के बीच एक मुआहिदा तय पाया गया कि FIR होगी और मुलविस लोग जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और मतलूब तरीन शख्स वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला के जो बेटे हैं वो लगातार मिसिंग थे, और कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सरेंडर किया। वो SIT के सामने आए हैं और कल बाज़ाब्ता तौर पर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। और जब ये मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा जो है उन्होंने वज़ीर ममलिकत को डिटेन करने की बात कही है और कहा गया कि एग्रीमेंट के हिसाब से उससे भी पूछताछ हो, क्योंकि ये बाज़ाब्ता तौर पर प्री प्लानिंग सारा मामला चल रहा है। इधर 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। 18 अक्टूबर को किसानों की तरफ से एक बार फिर लखीमपुर खीरी के मामले पर रेल रोको प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है और कहा गया कि जब तक अजय मिश्रा से पूछताछ नहीं होती है, उनको मरकजी वजारत से नहीं निकाला जाता, तब तक अब तेजी लाई जाएगी। और उस तेजी के तहत फिलहाल 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उनके बेटे को माना जा रहा है कि वो उस गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी ने तेजी के साथ आकर किसानों को कुचला, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक सहाफ़ी भी है। जिसके बाद लगातार एहतजाजों का सिलसिला चला उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस बीच हुकूमत और एहतजाजी किसानों के बीच मुआहिदा तय पाया गया और उसी मुआहिदे के तहत जो है वो इस वक्त कार्रवाई हो रही है। तमाम किसानों का मानना है कि 18 तारीख को 18 अक्टूबर को अब रेल रोको आंदोलन को ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत पूरी तरह से इस मामले पे संजीदा नहीं है। और DIG जो हैं जी इस SIT के, उनका मानना है कि लड़का कोऑपरेट नहीं कर रहा है, यानी वज़ीर मौसूफ का बेटा जो है वो पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए अब बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के सामने उसको पेश करने के बाद रिमांड पे लिया गया है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत का असर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, हर रोज़ हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर और दीगर जब आप देखते हैं ज़राए ब्लॉग पर, इस पर तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के डिबेट्स होते हैं, और उन्हीं डिबेट्स के बीच ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि क्या कुछ वहाँ पर जो है वो हो रहा है।
ये लखीमपुर खीरी का मामला है, तशद्दुद मामला, जहां पर 8 अफराद हलाक हुए थे। जो गाड़ी चलाने वाला शीश मिश्रा गाड़ी के नीचे आए थे। ये 8 लोग, जिसमें से 4 किसान, 2 भारतीय जनता पार्टी के कारकुन, 1 ड्राइवर और 1 सहाफी शामिल है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की भी बताते हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान सामने आया है और ये बयान इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग हुई और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक बड़ा खाका खींचा है और उनका मानना है कि एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि किस तरीके से उन लोगों से निपटा जाए जो इस अमन की फिजा को दरहम बरहम करना चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार मामला बिगड़ा पिछले कई दिनों से, उस पर अब बयान आया है कि स्ट्रेटजी जनाब बनाई गई है और ज्वाइंटली सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो काम करेगी। हम जहद हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है और उसी का नतीजा ये है कि अब आने वाले दिनों में उसका असर आपको ग्राउंड पर दिखेगा। शहरी हिलाकतों के सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान कि सुराग रसा इदारे मुश्तरका तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं और कई कामयाबियां उन्हें हाथ भी लगी हैं और आने वाले दिनों में उन लोगों को भी सामने किया जाएगा जो लगातार सिविलियन कैजुअलिटी के पीछे है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो इस वक्त इन किलिंग्स के अंदर मुलविस पाए गए हैं। मिलिटेंसी और टेरर फंडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म करके ही दम लिया जाएगा। इसका एक बार फिर उन्होंने इयादा किया है और कहा है कि जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स की गई है और इनके लिए जो लोग भी मुलविस होंगे उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस सिलसिले में हिकमत अमली को तरतीब जो है वो दे दिया गया है। दिल्ली में, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस्टेब्लिशमेंट, सुराग रसा इदारे और सभी लोग जो है वो एक ही पेज पर है कि अमन को बरकरार रखना है और अमन को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक कोई कार्रवाई करनी पड़े उसे की जाएगी, ताकि एक मिसाल कायम हो कि अमन किस तरीके से शहर के अंदर हो सकता है। तो ये तो बात थी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और उस पर भी जरूर हम आएंगे क्योंकि एनआईए की छापामारी भी हो रही है, वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात के बीच क्या कुछ सूरत हाल है, ये बड़ी बात है, क्योंकि खबर इस वक्त आ रही है वादी में टारगेट किलिंग के मामले पर एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। एनआईए कर सकती है मामले में केस बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज और एनआईए और आईबी मुख्तलिफ लोगों से कर रही है पूछताछ इस पूरे मामले पर। इस वक्त ज्वाइंटली, जब मैंने आपको पहले ही कहा कि वज़ीर दाखिला की हिदायत पर टीम को पहले ही दिल्ली से भी किया गया था रवाना, जो स्पेशल टीम एक थी, लेकिन अब इस टारगेट किलिंग के मामले में एक नई बात सामने आ रही है। कमोबेश 400 लोगों को डिटेन किया गया है एंटायर वादी के अंदर। खबर रसा इदारों के मुताबिक 400 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है। मेजर क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है उस तंजीम के खिलाफ जिसे टीआरएफ कहा जा रहा है, जिन्होंने इस किलिंग की जिम्मेदारी ली थी। और आज के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन के लिए 40 उस्तादों को एनआईए का समन भी जारी हुआ है। एनआईए की तरफ से 40 उस्तादों के नाम समन जारी कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर उनसे पूछताछ होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा भी सामने आया है। वो ये है कि 400 लोगों को डिटेन किया गया और एनआईए की तरफ से 40 उस्तादों के साथ पूछताछ भी होगी। आज और कल का दिन जो है वो रखा गया और बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर की दफ्तर से भी वो फिर जारी कर दी गई है जिन उस्तादों को हाजिर होना है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जमात इस्लामिया, तहरीक-ए-हुर्रियत और दीगर मेंबर जो तंजीमें हैं उनसे वाबस्ता लोगों से भी पूछताछ का अमल जो है वो तेज किया जा रहा है और अब इस वक्त भी लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। और इसमें एक बड़ी बात कि अब रॉ,
इंटेलिजेंस ब्यूरो, काउंटर इंसर्जेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई जो है वो इस वक्त चला रही है। सीधे चलेंगे, सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल जल्दी से जरा हमें अपडेट कीजिएगा। ये जो खबर आ रही है कि मेजर क्रैकडाउन जी शुरू हो गया है, 400 लोगों से पूछताछ हो गई है। एनआईए ने आज और कल 40 उस्तादों को तलब किया है जिनसे पूछताछ होगी जो वादी के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर है। बिल्कुल, देखिए मरकज से भी एक टीम जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद एक रणनीति, एक हिकमत अमली के तहत अब कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। न सिर्फ 40 असातिज़ा जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है उन्हें तलब किया गया है कौमी तहकीकाती ब्यूरो की तरफ से, और डिप्टी कमिश्नर्स ने मुतल्लिका चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर को मुतल्ला किया कि इन असातिज़ा की फिलहाल एनआईए को तलबी है, जिसके बाद इनकी लिस्ट चली गई है और इन्हें तलब किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो टीआरएफ नामी तंजीम काफी टाइम से सुर्खियों में रही और न सिर्फ कई इलाकों में उनको मोर्द इल्जाम ठहराया गया, बताया जाता है कि बड़ी तादाद में और बड़े लेवल पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 400 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक, और गिरफ्तारियां मुतवक्को है क्योंकि लगातार जो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मरकज में वज़ीर दाखिला और मुख्तलिफ लीडरान के साथ उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अमूरात पे भी बातचीत चल रही, लेकिन एक बड़ा मेजर कंसर्न था कि एक शख्स सुबह घर से निकलता है और शाम को उसकी लाश पहुंचती है। न वो मिलिटेंसी में है और न वो मिलिटेंसी के मुखालिफ है और न किसी धोखाधड़ी के मामले में समाज में है। एक आम शहरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सरकार की इस रणनीति को कितना कामयाब हम देख पाएंगे वो आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसे असातिज़ा को भी बुलाया जा सकता है और जमात इस्लामी के अरकान और तहरीक हुर्रियत के अरकान, और ये वो अरकान है जिन्होंने इन तंजीमों को ज्वाइन किया था, उनके नजरियात के ऐन मुताबिक उन्हें उनमें से कई एक को भी तलब किया जा सकता है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए कि जनाब मामला जो है वो अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। 400 लोगों को डिटेन अभी तक किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और इसमें बड़ी बात यह है कि 40 उस्तादों से आज और कल श्रीनगर के अंदर पूछताछ होगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है उन्होंने वो फ़हरिस्त जारी कर दी है और उनसे कहा गया कि वो कोऑर्डिनेट करें एनआईए के डिप्टी डीएसपी के साथ ताकि वो इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। तो बड़ी बात कि एनआईए अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो, काउंटर इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मुश्तरका तौर पर इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। जो टारगेट किलिंग हुई है इसके पीछे कौन है, किस तरीके से टीआरएफ को जो है वो कमजोर किया जा सकता है। इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाई जो है वो पिछले 2 दिन से जारी है और लगातार पूछताछ का अमल जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर जारी है और 400 के करीब मुस्तबिल लोगों से इस वक्त पूछताछ जो है वो मुश्तरका टीमें जो है वो कर रही हैं। बात हम बता रहे थे आपको जी मुश्तरका कार्रवाई की, क्रैकडाउन की, लेकिन अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी से सामने आ रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामार कार्रवाई इस वक्त चल रही है और कमोबेश 16 जगहें ऐसी हैं जहां पर इस वक्त छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से इस वक्त वादी के 16 ऐसे मकाम है जम्मू कश्मीर के अंदर, 16 जगह ऐसी हैं जहां पर छापामार कार्रवाइयां हो रही है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो चलाई जा रही है और ये जो 16 जगहों पर कार्रवाई हो रही है इसके पीछे वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन जो छपकर आया था उसको लेकर भी पूछताछ जो है वो चल रही है और उसके साथ साथ जो आइडिया रिकवर हुई थी उस सिलसिले में भी इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बड़ी खबर कि श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के कई इलाकों के अंदर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई जारी है और 16 मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी जो है वो कार्रवाई कर रही है। जनूबी कश्मीर के साथ साथ मुतअद्दिद मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की छापामारी, जहां पर यह भी खबर आ रही कि कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। एनआईए की तरफ से जो लगातार छापामारी हो रही थी पिछले कई दिनों से और आज बताया जाता है आज सुबह ही अनंतनाग के कई अजला कई इलाकों में एनआईए की जानिब से जब छापामारी हुई है तो पूछताछ के साथ ही कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। ये जराये से फिलहाल हमें
खबर मिल पा रही है कि कई अफराद की अनंतनाग जिले में गिरफ्तारी हुई है। मुतअद्दिद मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से छापामार कार्रवाई जारी है। जो हालिया हलाकतें हुई है उस पर भी NIA शायद ये केस दर्ज कर सकती, लेकिन NIA की छापामारी जो है वो श्रीनगर, सोपोर, अनंतनाग के अंदर इस वक्त छापामारी चल रही है। और आपको याद होगा कि बठिंडी के अंदर जो IED बरामद हुई थी उस मामले पर भी तहकीकात जो है वो तेज हो रही है और रेड्स जो चल रही हैं इस वक्त, वो माना जा रहा है कि ISIS का जो मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद है उसको लेकर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और 9 मकामात ऐसे हैं जहां पर बैक वक्त कार्रवाई हुई और 7 जगह ऐसी है जहां पर सुबह से लेकर अभी तक भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन इस वक्त दोनों चीज़ों को चेक किया जा रहा है कि ऑनलाइन एक्टिविटियां किस किस की हैं, ऑफलाइन एक्टिविटियां किस किस की हैं, और हर एक चीज़ को गहराई के साथ जो है वो चेक किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि TRF का जो मामला सामने आ रहा है उसका ब्रेक थ्रू करने के लिए बड़े पैमाने पर इस वक्त ये कार्रवाई हुई। और जनूबी कश्मीर से कुछ लोगों की गिरफ्तारी होने की भी खबरें आ रही है, ताहम अभी तस्दीक शुदा इतलात आना बाकी है। सीधे चलेंगे जी जनूबी कश्मीर, जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास है, क्योंकि इतलात हमारे पास जो आ रही है, जो छापामारी चल रही है साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वहां पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जरूर मैं आपको बता दूं कि सवाल के जराया या पुलिस जराया या जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके हवाले से कोई खबर नहीं है, लेकिन अल सुबह जब सुबह की किरण जमीन पर पड़ गई तो NIA की टीम जो है अच्छाबल के इलाकों में नजर आई, जहां पर उन्होंने छापामार कार्रवाई जो है उनकी अभी भी इलाके में जारी है। उसके बाद देखा जाए कि अभी इंतजार करना होगा कि चाहे छापामार कार्रवाई और भी इलाकों में जाएगी, और भी इलाकों में क्या जो ये बताया जाता है कि जो इनपुट इनको मिला है, चाहे वो अल हिंद वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के हवाले से क्या और भी जगहों पर छापामार कार्रवाई होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा। छापामार कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन देखा जाए जिस तरह से कौमी तहकीकाती कमेटी जो एजेंसी है, मार्कजी एजेंसियां है, उन्होंने पिछले कई महीनों से अनंतनाग के मुख्तलिफ जगहों पर छापामार कार्रवाई जो है वो की थी, और वहां से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है पहले ही। लेकिन गिरफ्तारियों के बाद ही अगर देखा जाए, क्योंकि NIA जो है जब उनके पास दस्तावेज होते हैं, जब वो किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो उसके बाद वो अपनी तहकीकात जो है जारी रखते हैं। लेकिन क्या इसमें किसी की गिरफ्तारी होती है, क्या उसके बाद फिर से कई और जगहों पर छापामार कार्रवाई होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन बताया यही जाता है कि अभी इलाके में NIA की टीम जो है वो मौजूद है, और कितना वक्त लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सुबह की किरण पड़ते ही अच्छाबल के आसपास के इलाके में NIA की टीम जो है वो देखने को मिली। इशफाक, चलिए बहुत शुक्रिया जी सहित हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन, इस वक्त खबर सोपोर से भी आ रही है, अच्छाबल साउथ कश्मीर से भी आ रही है, और कई इलाकों से इस तरीके की इतलात मौसूल हो रही है कि NIA की कार्रवाई जो है वो इस वक्त चल रही है, और कई लोगों से लगातार जो है वो पूछताछ भी की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको एक्सीडेंट की डिटेल भी बताएंगे, और आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई अलर्ट पर क्यों है। डिटेल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।